back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about the quick revision for pedagogy of English. आपने कहा क्विक रिवीजन की बात करें and we are talking about the pedagogy of English. तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द लास्ट. तो पहले बता देता हूँ यार, क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली क्योंकि यहाँ हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ छोड़ने वाले नहीं है. और ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाएगा 100%, आई रिपीट, यू कैन राइट नाउ, 100% आपका पेपर वहाँ से आने वाला है. डेफिनेटली 100% आपका पूरा पेपर वहीं से होगा, तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है. अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो इट्स योर चॉइस, आई कांट हेल्प इट. हाँ, लेकिन जिन्होंने वीडियो देखनी है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, एंड दोज हु हैव सब्सक्राइब द चैनल ऑलरेडी दे नो जो मैं बोलता हूँ वो होता भी है. तो अब करते हैं बात किसकी, उनकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट मार्क्स. तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले सर कंप्लीट कोर्स की, कंप्लीट डिटेल स्टडी की, किसकी, पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश की. तो कम टू द पॉइंट, द वेरी फर्स्ट, as we know that the paper are been going on and last paper for MDU and the CRSU are going to have the exams after 10 days. No 10 days exactly, 10 days नहीं है, 5 से 7 दिन लगे CRSU के एग्जाम्स हैं. बट फिलहाल बात करते हैं किनकी, सर MDU वालों का लास्ट पेपर है पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश 15 को, तो उनके लिए, और CRSU जो होने वाला है एग्जाम उनके लिए. Let's start the class. The short notes, the very first. So what is language and its functions? I repeat, सबसे पहला शॉर्ट नोट जो एक्सपेक्टेड है पेपर में आपको आएगा, लैंग्वेज क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं. व्हाट आर द फंक्शन. तो पहले लैंग्वेज क्लियर कर लेते हैं. एक सिंपल सा फिनोमेना है कम्युनिकेशन के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज कहलाती है, जिसके हम अलग अलग चेंजेस लेके आते हैं. अब मैंने कहा हर लैंग्वेज के कुछ गोल्स होते हैं, गोल्स की बात करिए तो लैंग्वेज का गोल है कम्युनिकेशन. विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट कम्युनिकेट, हम लोग बात नहीं कर पाएंगे. तो कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर वांट वी नीड टू हैव अ लैंग्वेज. उसके अलावा सर अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करने के लिए वी नीड द लैंग्वेज. तो इसको कुछ इजी वर्ड में लिख देते हैं. अ पर्सन यूजेस लैंग्वेज टू मेनी डिफरेंट पर्पसेस, फॉर एग्जांपल टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड आस्क फॉर हेल्प टू द अपोलाइज. In fact, we use language in many different ways. Some of these are the informational, expressive, directive, or pathetic, and aesthetic. We use language, that language is a part of society. Sir, हर जगह डायलेक्ट अलग होता है. आपके यहाँ आप हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं. कहीं जाओगे तेलुगु बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे, मलयालम बोलेंगे, मराठी भी बोलेंगे. तो आपने कहा इट वेरी पर्सन टू पर्सन. तो लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के फंक्शंस, ये तो क्या डिटेल में नोट्स हैं आपके पास, आप नोट्स को देख सकते हो. उसके बाद हम आते हैं फंक्शंस. सर 5 फंक्शंस हैं लैंग्वेज के. पहला इंफॉर्मेटिव या इट्स इंफॉर्मेटिव. पहले क्लियर दो, लैंग्वेज इज कम्प्लीटली इंफॉर्मेटिव. तो वी नीड टू क्लियर दैट इट्स ए इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज, और हमें पूरा क्लियर होना चाहिए. कम टू द सेकंड पॉइंट, एक्सप्रेसिव. सर लैंग्वेज इज एक्सप्रेसिव. तो पहला इंफॉर्मेटिव हो गया, दूसरा हो गया एक्सप्रेसिव. कम टू द थर्ड पॉइंट, डायरेक्टिव. इट्स डायरेक्टिव, चीज़ों को डायरेक्ट करती है, आपको बताती है क्या करना है, करने का तरीका क्या हो, कैसे फॉलोअप करेंगे. एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट वन, एस्थेटिक. सर चेंजेस को हाईलाइट करती है. देन द लास्ट, पैथेटिक. सर ये लैंग्वेज के फंक्शंस हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना है इन डिटेल, आप पूरा समझ लेंगे. सर क्या आप फंक्शन लैंग्वेज को पूरा डिटेल में बता दोगे? भाई ये रिवीजन क्लास है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट. फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की वीडियो है, इसलिए मैंने क्लास शुरू करते ही पहले कहा था कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, ताकि आप वीडियो को एक्सेस कर पाएँ. जंप टू नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच. सो व्हाट इज मल्टीलिंगुअल अप्रोच? जहाँ भी एक से ज़्यादा या 2 लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है. वेयर वी हैव द यूज ऑफ 2 लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल अप्रोच कहलाती है. सर 2 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश की बात करता हूँ, हिंदी पंजाबी की बात करता हूँ, हिंदी हरियाणवी की बात करता हूँ, इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज ले लेते हैं. सर मल्टीलिंगुअल अप्रोच. तो स्टडीज़ में मल्टीलिंगुअल अप्रोच की क्या इंपॉर्टेंस है उसको क्लियर कर लेते हैं. क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच, तो हमें उसके इंपॉर्टेंस बतानी है. द फर्स्ट, इन टूडेज इवन मोर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड द नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज हैज बिकम इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट. हाँ आजकल सब बोलते हैं फ्रेंच कर लेते हैं, जर्मन कर लेते हैं. यार नहीं यार, आजकल जैपनीज वो चल रही है, उसके लिए जाते हैं. वी कैन गो फॉर एनी ऑफ दिस. सबका स्कोप है, बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ पाएंगे. मल्टीलिंगुअल एंड एनी सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल टू डिफरेंट कल्चर्स. रीज़न, क्योंकि हम अलग अलग कल्चर्स को समझ पाएंगे. व्हेन वी कैन अंडरस्टैंड द कल्चर्स तो हम बड़े आराम से कॉप अप भी कर लेते हैं, एंड दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर अस. जंप टू कॉग्निटिव बेनिफिट. सब इसके बेनिफिट क्लियर करते हैं.
पहला कॉग्निटिव, व्हाट इज कॉग्निटिव? मेंटल डेवलपमेंट, सीरियसली कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ता है। तो हमने कहा मल्टीलिंगुअल अप्रोच कैन मोर फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव इन द एक्वायर वोकैबुलरी एंड कैन काउंट ऑन 2 or more वर्ड्स एक्सप्रेस द सेम ऑब्जेक्ट और आइडिया। सर कॉग्निटिव है, दिमाग कैच करता है, कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, क्या करना है, करने का तरीका क्या, किन बेसिक्स को फॉलो कर लेना है। कम टू द सेकंड वन, सोशल बेनिफिट्स। दिस रियली इंपॉर्टेंट, मतलब आई नीड टू क्लियर दैट व्हाट इज मीन द सोशल बेनिफिट्स, इनको कैसे इजी अडॉप्ट किया जाएगा और कैसे हम फंक्शन को समझ लेंगे। दैट इज द सोशल बेनिफिट, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव बेनिफिट्स, डेफिनेटली कॉम्पिटेटिव है, व्हेन यू नो द लैंग्वेजेस तो आपको कॉम्पिटेटिव बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो दीज आर दी मल्टीलिंगुअल अप्रोच एंड इट्स बेनिफिट्स। जंप अप टू द थर्ड पॉइंट, सर शॉर्ट नोट्स में थर्ड पे आ गए। डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। दो चीज़ें बड़ी दिमाग में आती हैं, सर मेथड क्या होता है, अप्रोच क्या होती है। वो कहता है ये चेंज हिज अप्रोच, उसने अपनी अप्रोच बदल दी है, एंड समबडी सेज उसका मेथड दूसरा है, उसका मेथड पढ़ाने का बिल्कुल अलग है, ही इज हैविंग अ डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग। अब मैंने कहा पढ़ाने का अलग तरीका है, कैसे समझा रहा हूँ, किन चीज़ों को क्लियर करना है, वो सारी चीज़ें हमें ऑन टिप होनी चाहिए। तो यहाँ आते हैं हम पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अप्रोच एंड मेथड आर द 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क। सर किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है तो हमें 2 चीज़ें क्लियर करनी होती है, फर्स्ट अप्रोच एंड द अदर वन मेथड। दीज 2 फैक्टर कैन एक्चुअली डिसाइड द सक्सेस ऑफ योर टास्क। हाँ ये दोनों ही बताते हैं आपके जो टास्क की सक्सेस होगी या नहीं होगी, उसको डिफाइन करते हैं। कम टू नेक्स्ट वन, अप्रोच इज द वे यू आर गोइंग टू डू अ वर्क। मतलब आपकी अप्रोच क्या, कितने पॉजिटिवली जा रहे हो, विद अ पॉजिटिव अप्रोच और विद अ डाउटफुल अप्रोच, होगा नहीं होगा, सीरियस में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैथड इज द वे इन विच यू आर गोइंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और मैथड होता है सर जहाँ से प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। मैं ये वाला मैथड अप्लाई करने वाला हूँ। आप समझ गए, एक अप्रोच होती मैं जा रहा हूँ पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मैं काम कर लूँगा। मैथड तो कौन सा तरीका यूज़ करने वाला हूँ। सो आई होप नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि मेथड क्या और अप्रोच क्या है। अप्रोच की एनालिसिस दी है मैंने, मेथड को पूरा डिफाइन किया तसल्ली से, आप समझ पाएंगे। कम टू नेक्स्ट वन, माइक्रो टीचिंग। यार ये माइक्रो टीचिंग क्या होती है, क्या है, बीएड में आती है? हाँ आती है, कन्फर्म आती है बीएड में। तो माइक्रो टीचिंग को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मैंने कहा आज की क्लास पूरी क्लास होगी जिस बोलते हैं रिवीजन क्लास, वो पैडागॉजी, जिसको देखने के बाद हर बच्चा इस पेपर को इजीली क्रैक करके आएगा। आप लोग माइक्रो टीचिंग, सर व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, क्या है माइक्रो टीचिंग, थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। माइक्रो टीचिंग इज वन ऑफ द रीसेंट इनोवेशन। सर अभी भी पहले नहीं थी। रीसेंट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इट ऑफर्स अ न्यू मॉडल फॉर इंप्रूविंग टीचिंग्स। सर टीचिंग्स को इंप्रूव कर देती है। कह रहा इट हैज बीन फाउंड टू बी एन इफेक्टिव मॉडर्न स्ट्रेटजी एंड मॉडिफाई द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ टीचर। टीचर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई कर देती है। टीचर वी यूज्ड टू हैव टीचर्स, सीरियसली क्लास में आते पवार सर, आई स्टिल रिमेंबर पवार सर एक होते थे हमारे, सोशल स्टडीज पढ़ाते थे। क्लास में आते थे, आके कुर्सी पे सो जाते थे, चल बेटा तू आओ रीड कर, और वो सो जाते थे। मतलब मैंने कहा यार ऐसे टीचर हुआ करते थे, सीरियसली ऐसे हुआ करते थे। हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, भाई तुम्हारे टाइम पे मेरे जैसे हैं तो कांट हेल्प इट, बट ऐसे टीचर हमारे टाइम पे हुआ करते थे। लेकिन आज एक टेक्निक बदल गई जिसका नाम माइक्रो टीचिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कोई कहानी करें सर। There has been a growing concern among the education thinkers for reshaping education programs or teaching programs to make an effective, meaningful, and success. In education teaching program, the courses are divided into 2 sub-parts: theoretical and practical courses. Theory को अलग कर दिया, practical को अलग कर दिया. But nowadays we find the concession regarding the procedure followed in various aspects of student teaching, assessment of teacher behavior. तो अब सीधा मैं बताता हूँ माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग में एक छोटा सा फेज होगा जहाँ पे चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, आपको एक वे कॉम्प्लेक्स तरीके में दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो कॉन्सेप्ट वॉज वेरी क्लियर, आपको स्पेसिफिक चीज़ क्लियर करनी होगी, शॉर्ट में चीज़ों को डिफाइन करना होगा, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे ताकि उसे बड़े आराम से समझ लें। सर लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान, मेगा लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान सर 5 से 7 मिनट का होता है, मेगा लेसन प्लान 40 से 45 मिनट का होता है। उसमें प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन करते हैं, इसमें चीज़ को बताते हैं, उसमें पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन समझाते हैं। ये हो गया माइक्रो टीचिंग। तो इसकी लास्ट में एक छोटी सी लाइन बताऊंगा, उस पर ध्यान देंगे। माइक्रो टीचिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर, इट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिसिंग टीचिंग अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशंस में काम करना है।
So, though the micro teaching, the behavior of the teachers and the people is modified and teaching learning process is more effective by the skill of training. I hope now it's been clear. Jump to the next segment, that is audio video aids. आजकल तो स्कूल में चल रही है ऑडियो वीडियो एड्स। सर वीडियो लगाते हैं, आपको देखते हैं, आप भी यही कर रहे हो फिलहाल, यूट्यूब पे हैं सर, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। कई बच्चों के नंबर भी आते हैं, सीरियसली आते हैं। सर कैसे पता लगेगा आपको पढ़ के नंबर आते नहीं आते? प्लीज़ यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, शो हो रहा होगा व्हाट्सअप नंबर। मेरे स्टेटस देखो, बच्चों के रिजल्ट्स डाल देता हूँ मैं स्टेटस पे, तो यू कैन फॉलो दैट थ्रू। हो सकता है आपका स्टेटस जल्दी आए। तो ऑडियो वीडियो एड्स, ये हो गए ऑडियो और वीडियो एड्स। इसको हम कैसे क्लियर करते हैं? मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट व्हाट इज एन ऑडियो वीडियो एड्स। उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं? ऑडिटरी लर्नर्स हो गए, विजुअल लर्नर्स हो गए। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज फिल्म स्ट्रिप्स। से फिल्म स्ट्रिप्स हमने नहीं पढ़ा, हमने कहा बेकार टॉपिक है, पेपर में नहीं आता। भैया ये पेपर में आता है, बार बार आता है, दोबारा मत पूछना कि सर ये आएगा नहीं आएगा, पेपर में आता है और बार बार आता है। तो मेक श्योर दैट यू बी अ मास्टर ऑफ इट। फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म स्ट्रिप्स द फॉर्म ऑफ द स्टिल इमेज इंस्ट्रक्शन मल्टीमीडिया। पावर पॉइंट, देखो एग्जाम्पल देना, पावर पॉइंट क्या था? वंस कॉमनली यूज्ड बाय द एजुकेटेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, overtaken by the end of 1980s by new and increasing lower cost full motion वीडियो सेटस, वीडियो कैसेट्स हो गए जिनको चला रहे हैं डीवीडी की फॉर्म में, इसको बोलते हैं फिल्म स्ट्रिप्स, जहाँ चीज़ें दिखाई जाती हैं। सर जो भी बता रहा हूँ ऑडियो और वीडियो, वो इसकी लेटेस्ट फॉर्म हो गई, पहले फिल्म स्ट्रिप पे चला करती थी। जब हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग? सर कई बच्चों को कई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, अब उसके लिए उनको रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे उनको टीचिंग दी जाती है, उनको अलग से क्लासरूम प्रोग्राम किया जाता है, उनको टीचर सबसाइड करते हैं कि यार ये चीज़ इनको पढ़ानी, इनको समझानी। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। थोड़ा बताया तो आप क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स हु आर टेम्परेरी फॉलन बिहाइंड द स्टडीज एंड अदरवाइज नीड शॉर्ट टर्म सपोर्ट इन देयर लर्निंग हैव द राइट टू गेट रेमेडियल टीचिंग। हाँ सर, वो वीक स्टूडेंट है ना, स्लो लर्नर्स, उनको एक अलग टाइम तो मिलना चाहिए। स्कूल में मिलता होगा आप लोगों को भी यार, सॉरी कांट हेल्प इट, स्कूल में मिलता है बच्चों को। अगर आप टीचर हैं तो आप पढ़ाते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। वो क्या कहते हैं सर? फीडबैक क्लासेस। वो क्लास के बाद टीचर को टॉर्चर करने के लिए जो स्कूल में रोक लिया जाता है कि भैया पढ़ाओ, ज़बरदस्ती पढ़ाना। जिन बच्चों ने पहले ही नहीं पढ़ा उनको ज़बरदस्ती फिर बिठा के फिर पढ़ा रहे होते हैं, हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। कांट हेल्प इट बट फैक्ट इज दिस, रेमेडियल टीचिंग शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली व्हेन द डिफिकल्टीज इन लर्निंग और स्कूल अटेंडेंस हैव बीन नोटिस। एक बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा, उसको डिफिकल्टी हो रही है, उसके मार्क्स नहीं आ रहे, उसको भाई अलग से क्लास हो, इसको बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। क्या सो द स्टूडेंट वुड नॉट बिहाइंड द परमानेंटली द स्टडीज, रेमेडियल टीचिंग कैन काउंटर डिफिकल्ट बिहाइंड। तो सर इसको आप आराम से कर सकते हैं, कुछ दिक्कत है नहीं, इट्स वेरी इजी पार्ट, बट हाँ इसको करना जरूर है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। रीडिंग दो तरह की होती है, एक इंटेंसिव और दूसरी एक्सटेंसिव। अब इन दोनों रीडिंग्स को क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक्चुअली क्या है, रीडिंग करने का तरीका क्या होगा। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग आर द अप्रोच ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। सर अप्रोच ऑफ, आई रिपीट, द अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। कहता फ्रॉम द नेम्स वी कैन प्रॉपर्ली डिडक्ट दैट द बोथ द कैटेगरीज रीडिंग एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग वेयर दे डिफर हाउ इट इज। पहला एक्सटेंसिव को समझ लेते हैं, व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग? It can be essentially also be referred as a reading for a joy. सर जो हम सिर्फ मजे के लिए पढ़ रहे, कॉमिक्स पढ़ी होंगी बचपन में, नहीं पढ़ी, मैंने बहुत पढ़ी। नॉवेल्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े, सीरियसली आई लव टू रीड बट कांट हेल्प इट। कुछ चीज़ें जो आप बताएंगे नहीं, आप पढ़ते हैं मजे के लिए, मैगजीन्स हो गई, कुछ अलग अलग चीज़ हो गई जो आपको एंटरटेन करती हैं, आपने कहा दिस एक्सटेंसिव रीडिंग, जो खुशी दे रही। दिस अप्रोच एडुकेट्स रीडिंग एज मच मटेरियल इन अ टारगेट लैंग्वेज एज possible. See the behavior, right? The way advocates claim you be exposed to the widest range of vocabulary and grammatical structure. So grammar important है, vocabulary improve होती है, the knowledge of words. Whereas intensive reading, on the other hand, it focuses closely following on a shorter test, doing exercise with the learning and detail. According to this, suppose the language learners really understand the language grammar and syntax. So grammar क्या होता है, syntax के बारे में बताते हैं। syntax क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज की फॉर्मेशन को लेके चलते हैं। सिंटैक्स वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट है। द प्रोपेगेंडा मेथड यूज रेंज एक्सरसाइज कंप्लीट द रीडिंग इटसेल्फ। फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हो गए, सो सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, जॉय के लिए नहीं पढ़ रहे, वो इंटेंसिव रीडिंग है।
तो सिंपल से वर्ड में बताऊँ, एक्सटेंसिव सर जो सिर्फ मज़े के लिए पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव जो सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पूरा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट पे। एडवांटेज हैं दोनों की, वो आप आराम से देख सकते हैं कि उसकी एडवांटेज क्या और उसकी एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग। सर अब मेजर क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल्स। आई रिपीट द क्वेश्चन, कहता व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल्स, हाउ कैन दीज बी रियलाइज। इसको कैसे करें, स्कूल में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है। इंग्लिश पढ़ाने का रीज़न, इट इज़ इन डिमांड, एवरीबडी वॉन्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश इन अ गुड मैनर। इफ़ यू नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, और वही हमारी जैसी कंट्री के अंदर तो लोग बोलते हैं बेकार यार, इसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, टीचर कहाँ से बन गया, इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। भैया जहाँ हम रहते हैं ना उधर लोकेलिटी लोग ये मानते हैं, दे बिलीव इन दैट इफ यू नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश इन प्रोफिशिएंट देन द पीपल डू थिंक कि यार भैया इसको ना आता कुछ भी, ये तो ऐसी है। क्यों भैया तू पढ़ के आया था सीरीज क्या, इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज नहीं होती। बट हम लोग इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी का एक माहौल होता है जिसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ आ गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल्स। Nowadays English has a special predominant role in communication sphere of the world. It has a special identity in the field of education. A language is the medium of communication and interacting verbally in a day-to-day situation in a family and society. But in India, English is a foreign language and it is difficult for the mother tongue. The teaching in English is highly desirable for the English teachers. Before starting his teaching, it requires for the teacher to fix up the aims and objectives. Sir, पहला aim. एम्स को क्लियर कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव टीचिंग इंग्लिश हैज़ टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। सर पहला एस्पेक्ट लैंग्वेज एस्पेक्ट्स, जस्ट वर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग और ग्रामर पे आपका फोल्ड होना चाहिए अच्छे वाला। नंबर 2 लिटरेचर एस्पेक्ट्स, वर्ड्स, सेंटेंस, एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम टू सेकंड पॉइंट, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स। सर पहला रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये तो स्किल्स आ गए सर, ये तो हमें ऑन टिप है क्योंकि क्वेश्चन कन्फर्म आएगा पेपर में। Reading, writing, speaking and listening. And then we have the teaching has 2 objectives. Skill objective include करता है develop speaking and writing, उसमें चारों के चारों पॉइंट दोबारा आ जाएंगे। ये सारा का सारा हमारा आता है किसमें, ये आता है जब हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल्स। चलो यार ये भी हो गया, ये कंफर्म पेपर में मिलेगा क्वेश्चन घूम के किसी फॉर्म में 100%। अगले बात, एक्सप्लेन इंडक्टिव एंड डायरेक्टिव मेथड टीचिंग। अभी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव किया था, अब आगे मेरे पास इंडक्टिव एंड डायरेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। घोट के पी जाओ, ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर मिलेगा, चाहे मिले शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में या मिले फुल फ्लैश क्वेश्चन। सर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्या 2 डिस्टिंक्ट एंड अपोजिंग इंस्ट्रक्शन अप्रोच आर द इंडक्टिव एंड डायरेक्टिव। दोनों एक जैसी हैं और दोनों एक दूसरे अलग भी पूरी तरह से। कहता बोथ अप्रोचेस कैन ऑफर सर्टेन एडवांटेजेस बट द बिगेस्ट डिफरेंस द रोल ऑफ द टीचर इज अ डायरेक्टिव क्लासरूम। अभी डायरेक्टिव क्लासरूम क्या होता है, द टीचर कंडक्ट लेसन बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देन एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट टास्क टू प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट। द अप्रोच इज वेरी टीचर सेंटर्ड। सर डिडक्टिव मेथड, जहाँ पे टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी पूरी तरह से। टीचर कहेगा भैया ये चीज़ पढ़ के आनी है आप लोगों ने, अगर आप ये पढ़ के आओगे तो कल की क्लास में तुमसे पूछा जाएगा, नहीं पढ़ के आए तो भैया डंडे पड़ेंगे। ये हम लोगों के साथ हुआ सर, हमारे स्कूल में ऐसे हुआ करता था। टीचर होमवर्क दे देते थे, करना पड़ता था, समझा देते थे, हमें समझ कुछ नहीं आता था। डिडक्टिव मेथड, थोड़ा तसल्ली से अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा सर दूसरी बात है, अब कहते हैं कन्वर्सली इंडक्टिव इंस्ट्रक्शन इज मच मोर स्टूडेंट सेंटर्ड। भैया हमसे ही तो पूछ लो, हमें समझ आया नहीं आया, आपने तो आए चैप्टर कराया, मुझे याद है मेरे सर सीरीज नाम नहीं बोलूँगा मैं, आए क्या नहीं, तो वो आते थे क्लास में, आते ही चलो बेटा ये करो ये करो ये करो, ये खत्म हो गया। भाई एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया और ये कल पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए होमवर्क में। कौन करवाएगा, ट्यूशन टीचर करवाएगा, और कौन करवाएगा। मतलब दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, यूजली ये हम सबके साथ हुआ है। तो ये डायरेक्टिव मेथड था, लेकिन हम इंडक्टिव सर इज स्टूडेंट अप्रोच। स्टूडेंट क्या सोचता है उसकी अप्रोच। कह रहा था इंस्ट्रक्टिव मच मोर स्टूडेंट सेंटर अप्रोच एंड मेक्स यूज ऑफ स्ट्रेटजी नोन एज अ नोटिसिंग। Let's take a closer look at the difference between the inductive and directive instruction and give us the noticing being used in language classroom to better facilitate the student learning.
इंडक्टिव में क्या करता है भाई, इंडक्टिव में क्या है भाई, स्टूडेंट देखता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, करने का तरीका है मुझे, किस तरह उससे पूछना चाहिए, उससे पूछ के हर चीज़ को क्लियर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव। तो आई होप यहाँ क्लियर हो गया हमें कॉन्सेप्ट कि इंडक्टिव और डिडक्टिव का बेसिक डिफरेंस क्या है। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, होप सो हो गया होगा। जंप टू नेक्स्ट वन, व्हाट इज फिलोसफिकल। सर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये पेपर 100% होने वाला है। What is philosophical, social and psychological approach? Philosophical, social and psychological approaches of language acquisition. Language acquisition क्या होता है, चलो इसको मैं ऐसे बताऊँ। लैंग्वेज एक्विजिशन दूसरी लैंग्वेज को सीखना। सर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन होता है बेसिकली हम लोग ने इंग्लिश को सीख लिया, चलो इंग्लिश दूर की बात है, मैं हिंदी जानता हूँ, मैं पंजाबी जानता हूँ, मैं हरियाणवी भी जानता हूँ। वी लिविंग इन दिल्ली यार, दिल्ली में रहना तो डेफिनेटली हमारे यहाँ की लैंग्वेज यार। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फ्रेंड्स, मैक्सिमम फैमिली ऐसे ही हैं, पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं। तो हमें ये तीनों लैंग्वेजेस आती हैं। इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज को कैसे गैदर करते हैं, कैसे सीख लेते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सर बायलिंगुअल दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस को पढ़ाना क्या कहता है, बायलिंगुअल मेथड। मल्टीलिंगुअल याद था, अब ये बायलिंगुअल हो गया। सर 3 टायर लैंग्वेज, 3 टायर सिस्टम तो याद होगा आपको, आपने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में पढ़ा होगा। वहाँ से क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉपी किया गया, कुछ अलग नहीं, कुछ भी अलग, नॉट इवन सिंगल थिंग वाज डिफरेंट। अब यहाँ पे उसके बेनिफिट बता देंगे, आप उसके डिसबेनिफिट बता देंगे, उनको बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं आप। जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। सही तो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, यस इट कैन बी, इट कैन कम इन शॉर्ट नोट टू। कह रहा व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, हाउ डज इट हेल्प टू मेकिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश इफेक्टिव। ये कैसे हेल्प करता है, कोऑपरेटिव लर्निंग का मीनिंग क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। अ कोऑपरेटिव लर्निंग इज मोर देन अ मेरली हैविंग स्टूडेंट्स टू सिट टुगेदर हेल्पिंग द अदर्स टू डू वर्क। सर मिल के काम करना, टीम वर्क। टीम वर्क को कोऑपरेटिव लर्निंग ही कहते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें। टीम वर्क इज नोन एज कोऑपरेटिव लर्निंग, डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स एंड फिनिश देयर वर्क eagerly to assist, that isn't form of cooperative learning। सर cooperative learning कहलाता है। कह रहा neither is assuming the group of the student to work together unless they share all the contribution their fair share of the product। सबके सब मिलके काम करते हैं। सर ग्रुप स्टडी की होगी आप लोगों ने, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तो हम लोग दोस्त मिलके रात को पढ़ा करते थे। कोऑपरेटिव लर्निंग कुछ और ही कोऑपरेशन होती थी, बट हाँ कोऑपरेटिव लर्निंग थी जहाँ पे हर आदमी एक चीज़ में एक्सपर्ट था, वो हेल्प करता था कि यार ये चीज़ मुझे आती है, तुझे नहीं आती, मैं बताता हूँ। कोऑपरेटिव लर्निंग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रियली इम्पॉर्टेंट। आप सबके सब लिखते जा रहे हैं, इन क्वेश्चन के अलावा पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लिख लेना है। मैंने कहा लिख लेना 100%। क्वेश्चन यही होंगे, ज़्यादा मोल्ड हो जाएंगे, इनके अलावा कुछ बात नहीं होगा। मैं आंसर भी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एंड दोज हैव नोट्स नाउ, उनको कुछ करने देते हैं, सिर्फ नोट्स को फॉलो करना है, एंड यू विल गोइंग टू क्रैक द पेपर विद मैक्सिमम मार्क्स। क्या व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रक्चर। सर स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। हाउ विल यू सिलेक्ट अ ग्रेड एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग इन अ सेकेंडरी लेवल। अब लैंग्वेज स्ट्रक्चर में क्या है उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अ लैंग्वेज इज मोस्ट पावरफुल एंड सेंटर टूल इन अचीविंग एन एजुकेशनल गोल। When it comes to examine language, words are looked at focal points and begin to investigate the language structure. It looking by the words for the following perspectives। सर चार पर्सपेक्टिव, इनको चारों को क्लियर कर लेना आपने कहा पहला द पार्ट्स शुड बी मीनिंगफुल, सही मीनिंगफुल होना चाहिए। सेकंड द साउंड्स लेबल और मेकअप। स्लेबल क्या होता है, जिसमें एक वॉवल साउंड होता है। एनी वर्ड दैट हैव अ वॉवल साउंड इज अ स्लेबल। अब स्लेबल स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड है, ये भी क्लियर करना हमें। द प्रिंसिपल दैट ऑर्गेनाइज देम इन फ्रेजेस एंड सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस इज अ फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। अ सिमेंटिक रिलेशन दैट लिंक्स द पार्ट। अब इसके इंपॉर्टेंस बतानी है, उसका मैक्सिमम यूज बताना है, स्ट्रक्चरल अप्रोच बताना है और ऑब्जेक्टिव्स बताना है। ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो व्हाट इज प्रिंट मीडिया। व्हाट इज प्रिंट मीडिया, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इसको क्लियर करना जरूरी है हमारे लिए। व्हाट इज प्रिंट मीडिया, हाउ द रीडिंग मटेरियल बी बेनिफिशियल इन टीचिंग प्रोसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो बुक्स पढ़ते हैं हम, जो हमें नॉवेल्स गाइड्स मिलती हैं, सारी कहते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया।
अब टेक्स्ट बुक, अगर मैं इसके बोलता टेक्स्ट बुक क्या है तो डेफिनेटली प्रिंट मीडिया का पार्ट है। अब टेक्स्ट बुक का यूज़ को कैसे करना है, लेक्चर्स कैसे कंडक्ट करते हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, मीडिया के रिसोर्सेज क्या हैं, हम बोलते हैं विजुअल। इसमें स्टूडेंट सेंटर मीडिया हो गया, हमारा स्टूडेंट लर्निंग हो गया, उसके एग्जाम्पल्स देने होंगे। वी नीड टू नो द लेसन स्ट्रक्चर, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, सर एक्वायरिंग टीचर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड मटेरियल जो टीचर्स को हेल्प करते हैं वो सब इसका पार्ट होंगे। कम टू नेक्स्ट वन, हाउ कैन अ टीचर मेक इंप्रूवमेंट इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। भैया खुद की प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो ना हो, बच्चे की करनी है, तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, इसको घोटा मार के पी जाओ। पहला, लिसन टू योरसेल्फ, खुद को सुनो। आई स्पीक आई लिसन टू माई सेल्फ, और जब मैं गलत बोलता हूँ ना तो मुझे पता लग जाता है कि मैंने गलत बोला। फर्स्ट, लिसन टू योरसेल्फ। आई होप ये आपको याद रहेगा। द फर्स्ट इज लिसन टू योरसेल्फ। नंबर 2, स्लो पिच, ऑलवेज बीन स्लो। आई कैन नॉट रियली स्पीक स्लो, मेरी पिच स्लो नहीं हो पाती, बट हाँ अगर आपको प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है, यू नीड टू गो स्लो, योर प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट कहता है पिक्चर इट, उसको दिमाग में पिक्चर बनाओ। पिक्चर मतलब बनानी नहीं है, दिमाग में पिक्चर क्रिएट करनी है। दैट आई एम गोइंग टू स्पीक दिस वर्ड सर, पायलट, नॉट पिलॉट, पायलट। पहले पोएम होता था, पोम हो गया। सर ये प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है, हमें बताया था कि ये ऐसा होता है। पहले थॉमस होता, टॉमस हो गया, तो चेंजेस प्रोनाउंसिएशन काम है। Then watch yourself, copy the experts, practice English alone, find a language buddy and pay attention to intonation and stress. से intonation क्या होता है? लैंग्वेज में पिच होती है। कई बार हम बोलते हैं आवाज़ ऊपर जाती है, कई बार आवाज़ नीचे जाती है, कई बार ऊपर जाके नीचे आती है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनोटेशन। स्ट्रेस, जब किसी एक वर्ड को हम खींच देते हैं। मेंशन, सर मेन अनस्ट्रेस्ड है, शन स्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस। अब ये स्लेबल हैं, 2 स्लेबल हैं, एक मैन और एक शन। मेंशन, 2 स्लेबल को जोड़ के एक वर्ड बना जिसमें एक अनस्ट्रेस लेबल है मैन, एक स्ट्रेस लेबल है दैट इज शन, मेंशन। आई होप यहाँ याद रहेगा और भूलोगे नहीं आप लोग, इस पर काम करोगे। थैंक यू कह देना अगर लगे कि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना लोगों के साथ। व्हाट इज गेमिंग, क्या एक क्वेश्चन आएगा सर गेमिंग तो सीरीज इंपॉर्टेंट है। हाँ ये आता है। What is gaming? Discuss its importance and signals of teaching strategy. सर आजकल रोल प्ले होता है, हम क्या करते हैं, हम ना गेम खेलते हैं। यस आई डू प्ले गेम, वर्ड गेम विद माई डॉटर। अब सर मैं उसके साथ खेलता हूँ, वर्ड गेम बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो वर्ड गेम इससे क्या होता है, एक बच्चे की वोकैबुलरी गेन होती है एंड वी गेट टू नो हाउ टू डील विद दिस। उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कैसे ग्रैब करना है, एक एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया द लर्निंग अप्रोच इज वे मोर ग्लोबल गेनिंग place nowadays. Modern teaching is an important and more preferred in technology age. The modern education system now uses technology to impart education. The growing use of digital games and applied sciences into learning environment has affected both the teaching of educator and learning of students. सब पूरा क्लियर कर रहा है। अब इसमें आप सेंटर बोर्ड लर्निंग बोलो या आप CBSE की बात कर लो या आप बोध करते हो सर किसकी, सर NCT की बात करो, नेशनल एजुकेशन बोर्ड की बात करते हो, तो सब इसी का पार्ट है जो इसको लेके चलते हैं। काम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ गुड हैंड राइटिंग। सर गुड हैंड राइटिंग एसेंशियल्स क्या हैं? अच्छा मैंने नहीं लिखा आज। नाउ हाउ विल यू प्रोसीड टू इम्प्रूव द राइटिंग ऑफ योर स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स की राइटिंग कैसे इंप्रूव करो। सर पहले खुद पे तो अप्लाई कर लेते हैं, ऐसा मत बोलना यहाँ से भी। पहले आई वाज गेट डेफिनेटली अच्छी होती होगी, कान से मो। तो यहाँ मैं जानता हूँ कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। पहला, एनकरेज गुड राइटिंग एंड पेनलाइज पुअर राइटिंग। सर एनकरेज करना और पुअर को बोलना भाई ये गंदी, तो मुझे मत बोलना, मैं बोल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पहला आ गया एनकरेज करना कि और अच्छा लिखो, लेकिन ये एनकरेज करना है छोटी एज में, क्योंकि उसी एज में राइटिंग फॉर्म हो जाती है हमारी। तो एनकरेज गुड राइटिंग। नंबर 2, वर्क ऑन योर स्टूडेंट्स माइंडसेट, उनका माइंडसेट क्रिएट करना, सिर्फ लिखना नहीं है, अच्छा लिखना है। काम नेक्स्ट होना, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इक्वल्स बेटर परफॉर्मेंस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतनी आपकी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। कहता प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द राइटिंग प्रोसेस, उसमें इंस्ट्रक्शन देना क्या करना है, कर्सिव राइटिंग करनी है नहीं करनी, करने का तरीका क्या होगा, एक एक चीज़ को क्लियर करना। प्रोवाइड हेल्पफुल फीडबैक, एक फीडबैक देना उसको, बच्चों को मोटिवेट करते रहना। हैव योर स्टूडेंट्स रीड अलॉट, उनको रीडिंग करवाना। मोर दे रीड द मोर दे राइट एंड मोर दे राइट दे आर गोइंग टू हैव गुड हैंड राइटिंग। तो इससे ईजी क्वेश्चन यार, इसमें घबराना मत कि यार ये कैसे लिखेंगे, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिफाइन इवैल्यूएशन, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। डिफाइन इवैल्यूएशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यू इवैल्यूएशन, CCE।
सर अभी पढ़ा था हमने, पैडागॉजी कॉमर्स किया था, पैडागॉजी मैथ्स किया था, पैडागॉजी बायो किया था, उनमें भी था सी सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम इवैल्यूएट होता है। आप बोलते हो सर हम इसमें 2 पढ़ते हैं, चाहे फॉर्मेटिव है चाहे समेटिव है, दोनों को पढ़ना है, उसके एम्स को क्लियर करना है, प्रोसेस क्या होता है, राइटिंग पे काम करना है, एक एक चीज़ को पूरा क्लियर करना है। सो दिस वॉज द योर लास्ट क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप होना चाहिए था। कौन सा? सर CCE। तो आई होप ये क्लास बेनिफिशियल रही होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। किसी तरह कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास नंबर है, you do have a comment box. Wish you all the best, guys.